सो दिस इज 4th of July और हम ये 4 टॉपिक्स करेंगे. द फर्स्ट टॉपिक इट विल बी अराउंड द चाइल्डहुड सोशलाइजेशन बिकॉज रिसेंटली एक चाइल्ड अब्यूज़ का केस जो है वो सामने आया है एंड इट हैज़ बीन हेडलाइन. और हमारे लिए ये फैमिली किस तरीके से डोमेस्टिक ग्रुप के अंदर तब्दील हो चुकी है और उसी के साथ साथ क्या इम्पैक्ट जो है वो बच्चों की पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ रहा है. ठीक है, बिकॉज अक्सर ये सवाल जो है वो फैमिली चैप्टर से पूछा जाता है कि फैमिली किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ फंक्शनिंग तक सीमित रह जाते हैं. फैमिली हैज अडेप्टेड टू द फॉर्म ऑफ द डोमेस्टिक ग्रुप इन सम एरियाज जहां पे क्रचेज और आपके पास जो ओल्ड एज होम्स हैं उनका परवेलेंस ज़्यादा है. उसकी वजह से एक खास तरह का जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है. ठीक है, और आपकी जो फैमिली की एज अ होल जो फंक्शनिंग होती है वो चेंज होती है. मैं ये नहीं कहूँगा कि डिसरप्ट होती है, उसके अंदर एक चेंज आता है. उस चेंज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. फिर उसके बाद लद्दाख का इशू. लद्दाख का इशू हम आवर पर्सपेक्टिव विल बी द ट्राइबल ऑटोनॉमी, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म और इसके अंदर जो ट्राइबल पंचशील है वो कहाँ पे स्टैंड करता है और क्यों अकॉर्डिंग टू रॉय बर्मन दिस ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड द बफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद बात आती है चाइल्ड सेफ्टी एंड डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी की. एंड देन द 3 लैंग्वेज फार्मूला. द 3 लैंग्वेज फार्मूला अगेन द इशू इट बिलोंग्स टू द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंड द सिंबॉलिक कैपिटल ऑफ पेरी बोर्डो कि किस तरीके से लैंग्वेज एक तरीके के जो सिंबॉलिक कैपिटल है वो बन जाता है और उसकी वजह से अगेन डिविजन्स इन द सोसाइटी और इन द नेशन इट कैन बी क्रिएटेड. ठीक है, सो दीज आर द 4 टॉपिक्स. ये जो है वो हमारा विषय रहेगा आज का. सो पहली न्यूज से शुरू करते हैं. द विमेन केयर गिवर अरेस्टेड इन द बेंगलुरु क्रच. ठीक है, और ये जो है वो दिस इज द अब्यूज केस. ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है दैट जो परवेलेंस है क्रचेस का और उसकी जो सोशल एक्सेप्टेंस है इट हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, न्यूज के अंदर पर से हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद जो एक एंथ्रोपोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट कि इसके बारे में मार्गरेट मीड जो है वो क्या कहती है, इसके बारे में जो विटिंग हैं वो क्या कहते हैं, फिर उसके बारे में जो है वो लीला दुबे का अगर पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करें तो वो कहाँ पे फिट होता है. एंड उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज अ सोसाइटी हॉर्स चाइल्ड का पर्सपेक्टिव यहाँ पे कहाँ पे फिट होता है. तो इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे. पहली चीज है कि क्रचेस का परवेलेंस सोसाइटी के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ है और सिर्फ परवेलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, हमने ये भी देखा है दैट द क्रचेस नाउ दे आर द एक्सेप्टेड पार्ट इन द सोसाइटी. ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो क्रचेस बेंगलोर के अंदर होंगे या मुंबई में होंगे. ये छोटे शहरों के अंदर भी अभी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए हैं और बच्चे जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को इन क्रचेस के अंदर भेजती हैं. ठीक है, हालांकि जो ओल्ड एज होम्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ टैबू, बट क्रचेस या फिर डे केयर्स जो है वो वहां पे बच्चों को भेजा जाता है. अब ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा हुआ है क्योंकि आपके पास जो ड्यूल अर्नर फैमिलीज हैं या फिर जो न्यूक्लियर हाउस होल्ड्स हैं ये इंक्रीज हुए हैं. अगेन मैंने यहां पे क्यों न्यूक्लियर हाउस होल्ड शब्द लिखा है, न्यूक्लियर फैमिली क्यों नहीं लिखा? हम वेस्ट वाली न्यूक्लियर फैमिली नहीं है. इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि आगे चल के भी एक प्रॉपर वेस्ट जैसी न्यूक्लियर फैमिली बन पाएगी. हम हमेशा ज्वाइंटनेस के अंदर रहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे मेरी बेटी की शादी तय करनी है तो मैं क्या अपने पिता से बगैर पूछे जो है वो शादी तय कर लूंगा? क्या मेरी बेटी जो है वो मुझे ऐसे ही बताएगी कि मैं यहां से जो है वो इस लड़के से शादी करना चाहती हूं, या फिर जो है वो लड़का ऐसे बताएगा कि मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूं? ठीक है, सो देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म इन प्लेस. जब भी आपके पास कोई भी रिचुअल होता है तो मैं अपने वापस गांव में जरूर जाता हूं. तो इसका मतलब क्या है कि एज अ फैमिली मेरी ज्वाइंटनेस है, बट एज अ हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? छत.
मेरी छत अलग हो गई लेकिन जो इमोशनैलिटी है वो अभी भी जॉइंटनेस वाली ही है। ठीक है, तो इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के अंदर न्यूक्लियर हाउसहोल्ड्स बने हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज का परवेलेंस नहीं है। सो न्यूक्लियर फैमिलीज बननी स्टार्ट हो गई हैं, सॉरी न्यूक्लियर हाउसहोल्ड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, और इन्हीं न्यूक्लियर हाउसहोल्ड्स के अंदर हमें डुअल अर्नर्स दिखाई देते हैं, यानी कि पिता भी जॉब के ऊपर जा रहे हैं और माता जी भी जॉब के ऊपर जा रहे हैं। अब जो टॉडलर है या फिर जो चाइल्ड है उसको किसके सहारे रखा जाए, इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और यहां पे अगेन क्योंकि उसका कोई आंसर हमारे पास होता नहीं है, कोई जो है वो आपके पास और किन जो है वो होता नहीं है, तो इनकी जगह जो है वो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस ने ले ली है। अब इसके अंदर एक और सवाल आता है, क्या ये जो सारी की सारी चीजें हैं दे आर होमोजेनस, क्या हर जगह के ऊपर ऐसी चीजें हो रही हैं? तो इसका जवाब है ना। अगेन इट्स अ क्लास फिनोमिना। अगर आप मिडिल क्लास के अंदर देखें तो उनके पास क्रचेस के पैसे हैं, तो वो क्रचेस के अंदर बच्चों को भेज सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास के अंदर देखें डुअल अर्नर फैमिलीज हैं। अगर आप यही चीज जो लोअर क्लास है उसके अंदर आप देखें, या फिर जो प्रॉपर जो प्रोलिटेरियत जो वर्किंग क्लास है उसके अंदर अगर देखें, धारावी के अंदर जाकर के देखें, तो वहां पे आपको क्रचेस का प्रेवेलेंस नहीं दिखाई देगा। रादर वहां पे लोगों ने अपनी कम्युनिटीज बना रखे हैं, चौल बनाए हुए हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके डुअल अर्नर फैमिलीज हैं तो बच्चे जो है वो सब लोग इकट्ठे होते हैं, किसी और के घर में जाके जो है वो अपना टाइम पास, अपना गुजारा जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, सो यहां पे आपको जो है वो कोई डे केयर वगैरह का परवेलेंस जो है दैट इज अगेन अ क्लास फिनोमेना जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, सो मिडिल क्लास के अंदर ये जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव टेकन प्लेस, और इसकी वजह से जो बच्चों की सोशलाइजेशन है उसके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्गरेट मीड जब समोन्स के अंदर काम करती हैं या फिर नेशनल कैरेक्टर स्टडीज करती हैं, तो उसके अंदर उन्होंने ये बात हमें कही है कि अलग अलग कल्चर्स जो है वो अलग अलग पर्सनैलिटीज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो बच्चा है वो कौन रेज कर रहा है, किस तरीके से जो है वो रेज कर रहा है, ये कभी भी न्यूट्रल सर्विस क्वेश्चन नहीं होता है। जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर आपका बच्चा रेज किया जा रहा है उसी हिसाब से उसकी पर्सनालिटी बनेगी। इसी चीज को आगे लेके जाते हैं जॉन विटिंग कहते हैं कि बेसिकली जो चाइल्डहुड बिहेवियर है वो आपकी हाउसहोल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरी तरीके से कंबाइंड रहता है। तो अगेन यहां पे जो हाउसहोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इट बच्चे के लिए उसको डे केयर के अंदर भेजा जा रहा है, और बेसिकली वहां पे जैसा भी माहौल उसको मिलेगा वैसा ही उसका, अकॉर्डिंग टू विटिंग, वैसी ही उसकी जो है वो अडोलसेंट पर्सनैलिटी हो जाएगी। अगेन लीला दुबे जो है वो इसी चीज को किनशिप और जेंडर के साथ मिलाती हैं। वो कहती हैं कि अगेन विमेन का जो नेचर है सबमिसिव वो किस तरीके से होता है, वो होता है क्योंकि बचपन से हाउसहोल्ड के अंदर उसको वैसी भाषा का सामना करना पड़ता है, उसको बार बार पराया धन कहा जाता है। तो अगेन ये जो परायेपन का जो एस्पेक्ट है वो उसके अंदर पहुंच जाता है, और उस तरीके से वो धीरे धीरे सबमिसिव होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे एक चीज बहुत जाहिर हो जाती है कि जो हाउसहोल्ड के कंडीशंस हैं, चाहे वो आपके पास आइडियोलॉजिकल कंडीशंस हो, चाहे वो आपके पास मटीरियलिस्टिक कंडीशंस हो, ये दोनों कंडीशंस आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो स्कोप है वो अदा करते हैं। एरिन हॉचस्चाइल्ड इसी चीज को जो है वो ग्लोबल केयर चेन्स के तरीके से समझाती हैं कि जब आपके पास ऐसे केयर इंस्टीट्यूशंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर केयर गिविंग ऑर्गेनाइजेशंस बननी स्टार्ट हो जाती हैं, तो जो लोग अपने बच्चों को डालेंगे दे आर फ्रॉम द हायर स्टेट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन जो लोग इसके अंदर काम करते हैं दे आर फ्रॉम द लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी। तो इसकी वजह से बेसिकली आपके पास ऐसा एक डिवीजन दिखना स्टार्ट हो जाता है। जो लोग यहां पे काम करने के लिए आते हैं उनको बहुत पुअरली वेजेस दिए जाते हैं,
लेकिन जो लोग अपने बच्चे डालते हैं यहां पे, उनसे बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो किन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टूट जाते हैं। आपके पास क्रचेस के अंदर बच्चे को भेजने के अलावा कोई और रास्ता होता नहीं है। इसकी वजह से बेसिकली दे बिकम द केयर इंस्टीट्यूशंस, दे बिकम द एक्सप्लॉयटेशन इंस्टीट्यूशंस। और मेरे ख्याल से यही एक कारण है, बिकॉज ऑफ द वर्कलोड एंड एवरीथिंग, दैट पर्टिकुलर चाइल्ड अब्यूज इट हैज हैपेंड। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द टू एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज कि किस तरीके से व्हाई द रेगुलेशन of these institutions and the monitoring of these institutions, they are important। क्योंकि ultimately जैसे यहां पे आपके conditions होंगे, वैसा ही आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बनने वाली है। ठीक है, एंड देन इसी के अंदर ये जो केयर, ग्लोबल केयर चेन्स हैं, ये एक्सप्लॉयटेशन चेन्स ना बन जाए, इसलिए भी द रेगुलेशन एंड द मॉनिटरिंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बेसिकली सरकार को जो स्टाफ चाइल्ड रेशो है उसको मॉनिटर करना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोटोकॉल्स जो है वहां पे फॉलो होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, सीसीटीवीज जो है वो इंस्टॉल किए जाने चाहिए, ऑल्दो वहां पे इंस्टॉल्ड था। ठीक है, सो दीज इंस्टीट्यूशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक और चीज बहुत स्पष्ट होती है कि एक सोशोलॉजिस्ट सरकार के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जो सोसाइटी है वो एक तरीके से इवॉल्व होती है। इवन जो सबसे ज्यादा हमने स्टैटिक इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली माना था, वो इंस्टीट्यूशन भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। और वो इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं चेंज होता कि पूरा का पूरा जो है वो होमोनाइजेशन होता है प्रोसेस में। आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर वो चेंज हो रहा है। अगेन जो भी सरकार पॉलिसी बनाएगी वो बहुत ही प्रोएक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ऐसी इंस्टांसेस हो गए फिर उसके बाद पॉलिसी जो है वो बन रही है। सरकार को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं और उस हिसाब से उसको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देन द नेक्स्ट इशू इट इज ऑन लद्दाख। लद्दाख ने अगेन वहां पे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो है वो दे आर डिमांडिंग स्टेटहुड। और बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वहां पे दैट इज ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, और जब आपसे सवाल पूछा जाएगा यूपीएससी के अंदर तो वो ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड पूछा जाएगा। और ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस के अंदर दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इंडिया के अंदर अगेन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर द फेडरलिज्म इट इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का अर्थ क्या है कि सेंटर के पास जो है वो ज्यादा पावर है और स्टेट्स के पास जो है वो पावर कम है। ठीक है, खास करके अगर आपके पास जो है वो स्टेट्स के पास कम पावर है तो जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पास और भी ज्यादा कम पावर हो जाती है। सो दिस इज द असिमेट्रिकल फेडरलिज्म इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। देन उसके बाद अगली चीज आती है अराउंड द टेरिटोरियल ऑटोनॉमी, कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको कितनी ऑटोनॉमी जो है वो मिलनी चाहिए। देन उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ लीगल प्लूरलिज्म दैट वाज propounded बाय और दैट वाज एडवोकेटेड बाय सैली मोर। एंड देन एथनिक बाउंड्रीज किस तरीके से ट्राइबल्स जो है वो मेंटेन करते हैं। चलिए इन सारी चीजों को हम समझते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है एल्विन के ट्राइबल पंचशील की। अब एल्विन का ट्राइबल पंचशील क्यों? क्योंकि उस वक्त जब नेहरूवियन पंचशील आया तो एडवाइजर जो है वो एल्विन ही थे, तो इसलिए बहुत जगह के ऊपर यह लिखा होता है एल्विन का ट्राइबल पंचशील। एल्विन का ट्राइबल पंचशील बेसिकली ये मानता है कि ट्राइबल्स को अगर हमें इंडिया के अंदर या फिर मेनलैंड कल्चर्स के अंदर अगर हमें इंटीग्रेट करना है, असिमिलेशन की बात पर्टिकुलरली नहीं हो रही है, उनको इंटीग्रेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके अंदर एल्विन कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन नहीं करना है। ठीक है,
जब हम किसी ट्राइबल कल्चर का ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर देते हैं, यानी कि हम जो है वो अपने लोग वहां पे भेजना शुरू कर देते हैं दैट आर नॉट वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द कल्चरल नॉर्म्स, तो उसकी वजह से उनका कल्चरल ऑटोनॉमी चली जाती है। फिर उसके बाद अगली जो चीज वो कहते हैं कि ट्राइबल्स को ट्राइबल्स के हिसाब से, उनकी कल्चर के हिसाब से, उनके लैंग्वेज के हिसाब से, उनके एजुकेशनल सिस्टम के हिसाब से डेवलप करना होगा। तो जब ये सारी चीजों की बात हो रही होती है, तो इसलिए आपके पास जो है वो इंडिया के अंदर जो फोर्स्ड असिमिलेशन है उसको हमने बिल्कुल नकारा है, बिल्कुल साइडलाइन किया है, और आर्टिकल 371 के तहत या फिर जो है वो 6 शेड्यूल के अंदर जो है वो ट्राइबल्स को प्लेस दी है कि दे कैन हैव द सेल्फ गवर्नेंस, दे कैन हैव और दे कैन मेंड द लॉज अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। जो उनके कस्टमरी जोन्स हैं उनके अंदर वो अपने लॉज जो है वो बना सकते हैं, और इस तरीके से दे कैन हैव द सेल्फ गवर्नेंस इन द रियल सेंसेस। अब इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी कंटेक्स्ट के अंदर हम लद्दाख के इशू को भी देखते हैं कि लद्दाख का जो इशू है इसको बार बार हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से लद्दाख को देखा जा रहा है। इसके अंदर वही चीजों के बारे में बात की जा रही है कि अगर जो है वो इनको अलग से हम कोई इंस्टीट्यूशंस दे देते हैं या फिर जो है वो इनको अलग से एक स्टेट का एक जो है वो इनको स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशंस बना करके दे देते हैं, सेल्फ गवर्नेंस के राइट्स दे देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, कोई सिक्योरिटी इश्यूज ना आ जाएं। लेकिन इन सिक्योरिटी इश्यूज के चलते जो ये ट्राइबल पंचशील है उसकी जो सोल है वो खराब हो रही है। ठीक है, ऑल्दो इसकी सोल जो है पूरे भारत के अंदर खराब हो चुकी है, बट अगेन एटलीस्ट इन द आंसर्स वी विल राइट दीज थिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है फेडरिक बात की। फेडरिक बात कहते हैं, अगेन फेडरिक बात ने हमारा जो एक नोशन है कि जो ट्राइबल्स हैं दे आर लिविंग इन द आइसोलेशन, बिकॉज दे आर लिविंग इन द आइसोलेशन, तो उस वजह से दे आर प्रिजर्विंग देयर एथनिक आइडेंटिटी। फेडरिक बात कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सच नहीं है। ट्राइबल्स जो हैं वो दे विल कोएग्जिस्ट। फेडरिक बात ने भी यही बात बोली है, बेली ने भी उड़ीसा के अंदर जब काम किया था कोन्स के अंदर तो यही बात बोली थी कि जो ट्राइबल्स हैं दे आर कोएग्जिस्टिंग विद द मॉडर्न कल्चर्स, बट वो कुछ अपने इंक्लोजर्स मेंटेन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंडोगैमी का इंक्लोजर, जैसे फॉर एग्जांपल सर्टेन ज्योग्राफिकल इंक्लोजर्स, रिचुअल इंक्लोजर्स। तो वो ऐसे कुछ इंक्लोजर्स को मेंटेन करेंगे, and with the help of all these enclosures they are going to maintain the ethnic identity। ठीक है, और अगर हम इन लोगों को फोर्स करेंगे, अगर हम इन लोगों को जो है वो अपने अंदर असिमिलेट करने की जो है वो फोर्सफुल असिमिलेशन करेंगे, तो इवेंचुअली इनकी और हमारी जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द फेडरिक बाथ इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। देन उसके बाद बात आती है सैली फाक मोर की। ठीक है, उन्होंने लीगल प्लूरलिज्म के बारे में बात करी। नाउ व्हाट इज द लीगल प्लूरलिज्म? लीगल प्लूरलिज्म इज व्हेन द टू लॉज आर एग्जिस्टिंग पैरेलली एंड दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो धीरे धीरे अपना रेलेवेंस खो लेते हैं। जब आपके पास जो है वो पंचायती राज जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना रेलेवेंस जो है वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और हम ये देखते हैं कि स्टेट एक तरीके से इक्लिप्स कर देता है इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो इसके विपरीत सैली मोर बेसिकली आपके पास ये बताती हैं कि किस तरीके से जो स्टेट लॉज हैं और जो कस्टमरी नॉर्म्स हैं, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन चीजों को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम काफी सारे जो 6 शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां पे अगर हम उनकी वर्किंग के बारे में देखें तो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो है जो लोकल मुद्दे हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लेजिस्लेट कर लेता है। जब आपके पास कोई होमोसाइड का मुद्दा होता है या फिर काफी बड़ा मुद्दा होता है, देन वो कोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं, कोर्ट्स दैट आर फॉर अवे।
जहां पे जाने के लिए आपको वकील करना पड़ेगा, जहां पे जाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो अगेन जमीन का मुद्दा है, छोटा मोटा झगड़े का मुद्दा है, या फिर छोटा मोटा फैमिली डिस्प्यूट है, तो इन सारी चीजों को अकॉर्डिंग टू सैली मोर छोटे जो लोकल कस्टम्स हैं उनको ही हल कर देना चाहिए। लेकिन यहां पे होता क्या है, यूनिवर्सलिज्म के दबाव के नीचे कि हमें जो है वो आपके पास एक ही जस्टिस सिस्टम के अंदर सब लोगों को इंटीग्रेट कर देना है, असिमिलेट कर देना है, इसके चक्कर में हम जो छोटे कस्टमरी कोर्ट्स हैं, इनके जो कस्टमरी लॉज हैं, उनको खत्म कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट द जस्टिस बिकम्स अवेलेबल ओनली टू द रिच, और यहां से जो ट्राइबल्स के अंदर जो क्लास डिवाइड है वो आना स्टार्ट हो जाता है। सो एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हमारा एक पर्सपेक्टिव रहता है इस पर्टिकुलर इशू के अंदर, वो यही रहता है कि ट्राइबल पंचशील की उल्लंघना ना की जाए और आपके पास फोर्स्ड असिमिलेशन का स्टैंस ना लिया जाए, रादर देन देयर शुड बी द इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच। और हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी देखा है, अभी हम लद्दाख के अंदर भी देख रहे हैं कि इन एरियाज को सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। जब इन एरियाज को सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है तो ऑब्वियसली जो ट्राइबल ऑटोनॉमी है उसको हम इक्लिप्स कर देंगे। ठीक है, तो उसी के साथ साथ देयर इज एन अनाउंसमेंट दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2027 एग्जामिनेशन तो आप बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बैच, इट इज लाइव, और उसका जो लिंक है दैट आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। चलिए, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट न्यूज। अब जो मणिपुर का इशू है इसको अगर एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एक तो है obviously we will see that particular issue from the security perspective, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी का पर्सपेक्टिव है वो एथनिक पर्सपेक्टिव रहेगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहेगा। हिस्ट्री के अंदर बेसिकली हमने ये देखा है कि मणिपुर इट इज लाइक जो इसकी ज्योग्राफी है, इट इज लाइक अ स्टेडियम। आसपास हिल्स हैं, बीच में जो है वो देयर इज अ वैली। बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजंस द पीपल और द ट्राइब who have stayed in the valley have more development, ठीक है, उनकी जो डेवलपमेंट थी वो ज्यादा रही है, उनकी जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो भी ज्यादा रही है। अगर आप उनके इलेक्टेड एमएलएज एमपीज की बात करें तो बेसिकली उसी ट्राइब से ज्यादा एमएलए एमपीज जो है वो जाते हैं। फिर उसके बाद बात आती है इन हिल्स की। अब हिल्स की ज्योग्राफी ऐसी है कि बेसिकली जो एक पर्टिकुलर ट्राइब है वो दूसरी ट्राइब के साथ ज्यादा मिलजुल नहीं पाई। ठीक है, ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन विलेजेस जहां पे दोनों तरीके की या फिर तीन तरह की जो ट्राइब्स हैं, चार तरह की ट्राइब्स जो है वो रहती हैं, बट अगेन दोज विलेजेस दे आर वेरी लेस इन नंबर। तो स्पेसिफिकली देयर आर सर्टेन जोन्स कि ये कुकीज का जोन बन गया, ये जो है वो आपके पास मेतीज का जोन बन गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड हिस्टोरिकली इनके अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ द इनक्लोजर्स दैट आर बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। और फिर उसके बाद आ जाता है धर्म। ठीक है, और अगेन जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, सम ट्राइबल्स और सम ट्राइब्स दे आर कन्वर्टेड, वो मेजॉरिटी के अंदर जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड देन देयर आर सम ट्राइब्स जो कि इस कन्वर्जन की खिलाफत करते हैं। अगेन आई एम यूजिंग द टर्म सम ट्राइब क्योंकि जब ट्राइब का जो है वो हम नाम ले लेते हैं तो बच्चे जो है वो जो कुछ उन ट्राइब से जो है वो देख रहे होते हैं तो वो थोड़े से उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, वाइल आई वॉज इन स्टडी IQ तो मैंने जो है इसके ऊपर पूरा लेक्चर कर दिया था, तो नीचे जो है वो मेती ट्राइब मुझसे गुस्सा हो गई। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज हिस्टोरिकल रीजंस हमने ये देखा है दैट द मणिपुर, इसके अंदर एक एथनिक टेंशन बनी रही है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है,
दैट सिंस वन ट्राइब इज मोर पॉलिटिकली एम्पावर्ड, तो जब उसके रिजर्वेशन का मुद्दा आया कि उसको भी रिजर्वेशन मिलेगा, तो बाकी ट्राइबल्स, जो बाकी ट्राइब्स हैं, उन्होंने एकदम से जो है वो रेबेलियन कर दिया, या फिर वो जो है वो उत्तेजित हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद देन देर आर मेनी एंगल्स, देर इज एंगल ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, देर इज एंगल ऑफ ड्रग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकली जो एथनिक एंगल है दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसी चीज को हम यहां पे देखने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेडरिक बाथ, विद द हेल्प ऑफ स्टैनली तांबिया, विद द हेल्प ऑफ एरिक्सन, विद द हेल्प ऑफ वीना दास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहां पे हम फोकस करेंगे जो मणिपुर के अंदर वायलेंस हुई है उसके ऊपर। फ्रेडरिक बाथ, he locates ethnicity in the boundaries that are reproduced through the interactions। ठीक है, और आपके पास जैसे ही इंटरेक्शंस बिल्कुल कोलैप्स कर जाती हैं, तो जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं वो पूरी तरीके से सेपरेट हो जाती हैं, जैसे मणिपुर के अंदर हुआ। ठीक है, कि मेतीज बिल्कुल अलग जोग्राफिकल रीजन के अंदर रह रहे हैं, कुकीज बिल्कुल अलग जोग्राफिकल रीजन के अंदर रह रहे हैं। इसकी वजह से दे स्टार्टेड टू मैरी विद इन द कम्युनिटी। व्हेन दे स्टार्टेड टू मैरी विद इन द कम्युनिटी, और उसी के साथ साथ उन दोनों के बीच में कोई ज्यादा इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स नहीं है, तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि दोनों कम्युनिटीज आपस में बिल्कुल सेपरेट कर जाती हैं। एंड देन देयर इज फियर मॉन्गरिंग, जो कि आगे चल के शुरू हो जाती है। ठीक है, स्टैनली तांबिया उसी चीज के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि फिर उसके बाद आपके पास जो पॉलिटिशियंस हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, और पॉलिटिशियंस इन्हीं जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको कलेक्टिव वायलेंस के अंदर बदल देते हैं। कलेक्टिव वायलेंस के अंदर कैसे बदल देते हैं? वो कहना स्टार्ट कर देते हैं दैट ओवर दैट पर्टिकुलर विलेज, इस पर्टिकुलर ट्राइब ने हमारे इतने लोगों को मार दिया, तो क्यों नहीं जो है वो उठा रहे, हथियार क्यों नहीं उठा रहे। और इस तरीके से बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फियर मॉन्गरिंग और विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट टूल्स, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, ये लोग उन चीजों को, उन एथनिक कलेक्टिवनेस को या फिर उन कल्चरल डिफरेंसेस को कलेक्टिव वायलेंस के अंदर जो है वो तब्दील कर देते हैं। और जैसे जैसे थोड़ी छोटी मोटी वायलेंस भी होती है, वो वायलेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउस होल्ड की कहानियों का हिस्सा बन जाती है कि इन लोगों ने उस वक्त हमारे इन लोगों को, जो कि इस गांव के अंदर रहते थे, इन लोगों को मार दिया। और इस तरीके से दो अलग अलग कम्युनिटीज बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाती हैं। तो वीना दास बेसिकली इसी चीज के ऊपर बात करती हैं। वीना दास ने ट्रेस किया कि किस तरीके से जो वायलेंस है वो लोगों के ऑर्डिनरी दुनिया के अंदर आ जाती है, हाउस होल्ड्स के अंदर, नेबरहुड्स के अंदर आ जाती है। और कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। ठीक है, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं कोटा जाना चाहता था पढ़ाई के लिए, जब IIT JEE की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने जो सिख राइट्स थे वो देख रखे थे। माई टाउन इज वेरी नियर टू हरियाणा, तो वहां पे उन्होंने खूब सारी कहानियां सुन रखी थी कि कैसे सिखों को पकड़ा गया और उनको जिंदा जलाया गया। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जो है वो मुझे ऐसी कहानियां, जैसे ही मैं विलेज में जाता तो फिर से मुझे जो है वो वैसी ही कहानियां जो है वो देखने को मिलती। तो जो वायलेंस है, इट बिकम्स द एंटिटी दैट इज लिविंग विद इन यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट इज नॉट जस्ट अ इंस्टांस जो कि एक बार हुआ और फिर उसके बाद जो है वो भूल जाओगे। और ये हम हर एक चीज के अंदर देखते हैं। ये हम जो है वो कश्मीरी पंडितों के अंदर भी हमने यही देखा, और अभी तक कम्युनिटी जो है वो उस चीज को याद रखे हुए है, और ये आपको दिखाई देता है। और वीना दास इसी चीज के बारे में बात करती हैं दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके से कम्युनिटीज के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। अब गवर्नमेंट अगर एक पक्ष का जो है वो पार्ट लेती है तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा कि गवर्नमेंट तो उसके साथ है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। और इस तरीके से जो सिचुएशन है वो सरकार के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। ठीक है, देन उसके बाद थॉमस हॉलैंड एटकिंसन वो कहते हैं कि अगेन ही एड्स दैट द एथनिसिटी टर्न्स पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव व्हेन इट इज टाइड टू द अनइक्वल एक्सेस टू द स्टेट रिसोर्सेस। वही जो
ये रिजर्वेशन की बात आ गई कि अब अगर रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर ट्राइब को दे दिया जाएगा तो बेसिकली बाकी ट्राइब्स क्या करेंगे, वो ट्राइब तो ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो इसके चक्कर में होता क्या है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो एक वायलेंस है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और वायलेंस जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो प्रॉब्लम्स आती चली जाती है, ठीक है। तो आपको आंसर के अंदर अगेन इम्पार्शियल जस्टिस, सेफ रिटर्न ऑफ फैमिलीज, शेयर्ड मार्केट स्पेसेस, शेयर्ड स्कूल्स, इन सारी चीजों के बारे में बात करनी है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो पक्ष है वो ना लीजिए, क्योंकि जब हम अक्सर बात करते हैं तो जो मेती कम्युनिटी का पक्ष है वो हम थोड़ा सा पीछे रख देते हैं, क्योंकि उनको डोमिनेंट ट्राइब की तरह जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है। ये सही नहीं है, मैं मानता हूं ये बात को, ठीक है। बट जिस तरीके से जो डिस्कोर्सेस हैं चलते हैं, पढ़ाना होता है, तो थोड़ी सी चीजें जो है वो हो जाती हैं उस साइड में। देन उसके बाद द नेक्स्ट न्यूज इट इज अबाउट द 3 लैंग्वेज फार्मूला। द 3 लैंग्वेज फार्मूला ये जो मेरा एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस है, अगेन इस 3 लैंग्वेज फार्मूला को ये बेसिकली क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया है, ठीक है। और रादर एंथ्रोपोलॉजिकली हम इस 3 लैंग्वेज फार्मूला को क्रिटिसाइज ही करते हैं। देखिए जब हम लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं तो लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक सिस्टम की तरह नहीं समझा जाता। लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे नहीं समझते दैट आप एक आगे चल के ट्रांसलेटर बन जाएंगे या फिर आपको जो है वो अगेन कुछ ब्रेन के अंदर प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, नहीं, वो हमारे विषय नहीं होते हैं। लैंग्वेज को जब हम समझते हैं तो लैंग्वेज को एथनिसिटी के पर्सपेक्टिव से समझा जाता है, लैंग्वेज को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, पावर के पर्सपेक्टिव से समझा जाता है। तो यहां पे भी हम ठीक वैसा ही करने वाले हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से अंग्रेज यहां पे आए, अंग्रेजों ने मान लीजिए कि उन्होंने ट्विन लैंग्वेज फार्मूला सब लोगों के ऊपर अप्लाई कर दिया। ट्विन लैंग्वेज फार्मूला का मतलब क्या है कि आप रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ आपको अंग्रेजी अब पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोर्ट्स के अंदर या फिर बाकी जगह के ऊपर अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया है। हम लोगों को अंग्रेजी आती है तो आप लोग भी अंग्रेजी पढ़ेंगे। अब इसके चलते क्या होगा, अब गांव के अंदर तो आपको जो है वो अंग्रेजी टीचर नहीं मिलेंगे, गांव के अंदर तो आपको हिंदी या पंजाबी टीचर मिल जाएंगे, जो भी रीजनल लैंग्वेज के टीचर्स हैं। जो अंग्रेजी टीचर्स हैं वो आपको बाहर से लेके आने पड़ेंगे। यही पंजाब के अंदर भी हुआ। अब पंजाब में जो है वो अंग्रेजी टीचर है नहीं, जो हैं वो जो है वो अमृतसर या बड़े बड़े शहरों के अंदर बैठे हुए हैं। और जिस शहर के अंदर मैं पला बड़ा हुआ हूं वहां पे कोई अंग्रेजी टीचर है नहीं, तो अंग्रेजी टीचर मंगवाए जा रहे हैं। कहां से मंगवाए जा रहे हैं? दिल्ली में दिल्ली से मंगवाए जा रहे हैं, केरल से मंगवाए जा रहे हैं। एंड इवेंचुअली कौन से स्कूल्स उन टीचर्स को मंगवा पाएंगे? वही स्कूल्स मंगवा पाएंगे जिनकी फीस काफी ज्यादा है, क्योंकि अगेन उनको आपको देना पड़ेगा कुछ ज्यादा, जो है वो उनको रिसोर्सेज या इनकम जो है वो देनी पड़ेगी, तभी वो छोटे शहरों के अंदर आ पाएंगे। इसकी वजह से एक लिंग्विस्टिक डिवाइड आ जाता है सोसाइटी के अंदर। पंजाब के अंदर हम उस लिंग्विस्टिक डिवाइड को ऑलरेडी देख रहे हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेजी स्कूल के अंदर पढ़ता है, तो उस इंसान जिसका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है उसका सोशल स्टेटस ऑलरेडी बड़ा हो जाता है। जिसका बच्चा छोटे स्कूल, सरकारी स्कूल के अंदर पंजाबी मीडियम में पढ़ता है उसका स्टेटस जो है वो ऑलरेडी नीचे हो जाता है। तो इसका हर्जाना हमने एज अ सोसाइटी भुगता है। और वही चीज हम मानते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंदर भी शायद होगी, ठीक है। वो देखते हैं कि किस तरीके से आगे चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है। बट दिस इज अ ग्रेटर चैलेंज कि जब आप कोई एक लैंग्वेज किसी और कम्युनिटी के ऊपर इंपोज करते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक फार्मूला की वजह से आप ज्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट करेंगे, डाइवर्सिटी विद सम काइंड ऑफ ह्यूमनाइजेशन,
तो इसके चलते होता क्या है कि जो लैंग्वेज आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, उस लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं, उसकी जो स्टाफिंग है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, खास करके प्राइवेट स्कूल्स के लिए डिफिकल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक डिवीजन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और आगे चल के पेरीबोर्डो की भाषा में वही जो है वो आगे चल के सिंबॉलिक कैपिटल या लिंग्विस्टिक कैपिटल जो है वो बन जाता है। ठीक है, डेलहाइम्स कहते हैं कि यही चीज आगे चल के सोशल कंटेक्स्ट के अंदर कंपिटेंस को नापने के काम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं, जिसको शायद इतने अच्छे तरीके से अंग्रेजी नहीं आती, वर्सेस देयर इज सम अदर पर्सन, हम दोनों एंथ्रोपोलॉजी के टीचर की जॉब के लिए जा रहे हैं। तो जब हम दोनों एंथ्रोपोलॉजी के टीचर की जॉब के लिए जाते हैं, मेरी जो है वो लेट्स से इंटरव्यू हुई, और इंटरव्यू के अंदर ऑब्वियसली मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी जो है वो वहां पे बाहर निकल आई, और उस इंसान की अंग्रेजी काफी अच्छी है। तो डेलहाइम्स कहते हैं कि बेसिकली यहां पे आपकी जो लैंग्वेज है वो आपके कंपिटेंस का सिग्नल बन गई। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर हम यूनिवर्सिटीज के अंदर, एंड दिस इज द एग्जांपल दैट द डेलहाइम्स ही गिव्स, यूनिवर्सिटी के अंदर हम दो तरह के कोड्स देखते हैं। The one is the elaborated code and the second one is the restricted code. Restricted code जहां पे जैसे फॉर एग्जांपल टूटी फूटी अंग्रेजी है, बहुत कम चीजें बोलते हैं। elaborated code जहां पे आप प्रॉपर जो सेंटेंसेस हैं वो बना करके बोलते हैं, लंबे सेंटेंसेस बोलते हैं। elaborated code ऑब्वियसली जिसके पास अच्छी लिंग्विस्टिक कंपिटेंस है उसी के पास आएगा, और अक्सर प्रोफेसर्स, लॉयर्स इन elaborated कोड्स को बोलते हैं अपनी कंपिटेंस जताने के लिए। तो इस तरीके से सोसाइटी के अंदर एक मतभेद या फिर सोसाइटी के अंदर एक सिंबॉलिक कैपिटल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो इस फार्मूला की वजह से अगेन हमें खदशा है कि वो शायद डेवलप हो सकता है। जोशुआ फिशमैन बेसिकली अगेन he has his work on the language कि किस the language maintenance and the shift how the smaller tongue it erodes across the generations। और इसकी वजह से बेसिकली जो छोटी छोटी टंग्स होती हैं, जैसे आजकल हम पंजाबी को देख रहे हैं कि वो जो पुरानी पंजाबी है वो धीरे धीरे इरोड होती चली जा रही है। वही चीज हमने भोजपुरी के साथ देखी। ठीक है, कि हिंदी की वजह से या फिर आपके पास बाकी और जो बड़ी लैंग्वेजेस थी उनको सीखने के चलते जो है वो ओवर द जनरेशंस ये जो छोटी लैंग्वेजेस हैं जिसका कोई सिंबॉलिक कैपिटल कम रह जाता है, तो वो जो लैंग्वेजेस हैं वो धीरे धीरे इरोड करना स्टार्ट कर देती हैं। और वुफ सापीर हाइपोथेसिस कहता है कि इस लैंग्विस्टिक चेंज की वजह से आपके पास एक साइकोलॉजिकल चेंज भी आता है। खैर उस डायरेक्शन के अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली जो एक कॉशन है वो यहां पे जरूर बरतना चाहिए कि अगर कोई एक पॉलिसी फॉलो कर रही है सरकार, तो उसका जमीनी लेवल के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, और उस इंपैक्ट को कम करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बनते एक्शंस हैं वो आने चाहिए। देन उसके बाद देयर इज अ नेक्स्ट न्यूज, हिमालय एज द बैटल ग्राउंड ऑफ बिलीफ। सो इट इज रिगार्डिंग द रंग कम्युनिटी। तो रंग कम्युनिटी ओम पर्वत के पास जो है वो रहती है। ओम पर्वत अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द हिंदुइज्म। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर पीसीएस के अंदर एक सवाल पूछा गया था, द सेक्रेड कम्प्लेक्स एंड डेवलपमेंट, पिछले साल सवाल पूछा गया था। आई थिंक दिस वाज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर हम लोग सेक्रेड कम्प्लेक्स को या फिर जो भी सेक्रेड है उसको हम मॉडर्निटी के उलट मानते हैं। हम ये देखते हैं कि जहां पे सेक्रेड कम्प्लेक्स की बात की जाती है वहां पे आपके पास जो ट्रेडिशनल गढ़वाली ब्राह्मण हैं या फिर जो ट्रेडिशनल ब्राह्मण हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ट्रेडिशनल ब्राह्मण्स ये अक्सर हमें डेवलपमेंट के अगेंस्ट दिखाई देते हैं। बट अक्सर जब आप सोसाइटी के अंदर या फिर आप जो ग्राउंड लेवल के ऊपर आपको ये चीजें नहीं दिखाई देती, ग्राउंड लेवल के ऊपर उल्टा दिखाई देता है। उल्टा कैसे? कि जहां पे मंदिर बनता है उसके अराउंड पर्यटक आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब पर्यटक आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वहां पे दुकानें भी खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब वहां पे दुकानें खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी तो मॉडर्न जो सामान है वो भी वहां पे बिकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा है दैट
द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स द कैटलिस्ट टू द डेवलपमेंट। ठीक है, और आपके पास जो है वो ऐसा नहीं है दैट द डेवलपमेंट विल बी डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल विपरीतात्मक जो है वो नहीं रहती है। तो उसी मुद्दे के ऊपर यहां पे बातचीत हो रही है। रंग ट्राइब का बेसिकली वही कहना है कि आपके पास जब आप सेक्रेडनेस के अराउंड पर्वत, क्योंकि वो जो साइट है वो इनके लिए भी सेक्रेड है, इनके देवी देवता भी वहां पे रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि बेसिकली जब आप वहां पे मंदिर बना देते हो, सेक्रेडनेस को रिकॉग्नाइज कर देते हो, तो उसकी वजह से जो एक सेक्रेड लैंडस्केप है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड इवेंचुअली लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं वहां पे जो है वो लोग गंदगी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं एंड इवेंट धीरे धीरे उसकी सेक्रेडनेस इरोड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर इंगोल्ड का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, विक्टर टर्नर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीनिवास का जो संस्कृताइजेशन का पर्सपेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है। ये तीन चार पर्सपेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टिम इनगोल्ड का पर्सपेक्टिव दैट इज द ड्वेलिंग पर्सपेक्टिव, उन्होंने लैंडस्केप को अगेन ही हैज ट्रीटेड लैंडस्केप एज समथिंग कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द मूवमेंट, वर्क, मेमोरी। ठीक है, सो इस वजह से आपके पास जो रंग ट्राइब का जो माउंटेन है, रिवर्स हैं, उनको वो ऑलरेडी डिवाइन मानते हैं और उसके लिए उनका मानना है कि कोई सेपरेट टेंपल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, धर्म को देखने के अलग अलग तरीके हैं। जो हमारा शायद धर्म को देखने का तरीका है वो एक सोशलाइज्ड रिलीजन के तरीके से हम धर्म को देखते हैं। हालांकि ऐसा हिंदुइज्म या फिर आपके पास जो हमारे सनातनी धर्म है उसके अंदर ऐसा है नहीं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही अंग्रेज आए, कॉलोनियलिज्म यहां पे रहा, तो जो धर्म की जो एक सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है वो हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर गहरी हो जाती है। सोसाइटी के अंदर हम जो है वो धर्म को एक चर्च के पर्सपेक्टिव से, एक मंदिर के पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक गुजराती दोस्त हुआ करता था, वो अपने भगवान को अपने साथ कैरी करता था। एक छोटी सी जो है वो मूर्ति होती थी उसके पास, उसको कैरी करता था, रोज जो है वो पूजा पाठ करता था उसी के अराउंड। तो अब यहां पे वो ऐसा थोड़ी है कि मंदिर है उसके पास, लेकिन ही इज कैरिंग हिज सेक्रेड। तो इमाइल डरकाइम ने और इमाइल डरकीम ने सेक्रेड और प्रोफेन इन दोनों की डायकॉटमी दे दी। जब इमाइल डरकीम इनकी डायकॉटमी देते हैं तो इस पर्सपेक्टिव से जो मंदिर बनाना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो सेक्रेडनेस को बचाने के लिए कुछ तो आपके पास सिंबल होना चाहिए, तो हम भव्य मंदिर बनाते हैं। लेकिन एनिमिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता है। ट्राइबल रिलीजन्स जो कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से थोड़ा सा पीछे रहे, उनके अंदर ऐसा नहीं है। उनके अंदर मंदिर बनाना जरूरी नहीं है। उनके अंदर ऐसे ही जो उनकी नदियां हैं, उनके माउंटेन्स हैं, वो उनके सेक्रेडनेस का खुद से जो है वो प्रमाण होते हैं। वो उनके साथ काम करते हैं। जब काम करते हैं पहाड़ों के अंदर, नदियों से पानी पीते हैं, तो वो अपने देवी देवताओं को याद करते हैं। तो इस याददाश्त के अंदर ही उनकी पूजा हो जाती है। ठीक है, सो धर्म को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं। तो जो ये तरीका है, जो पहले वाला तरीका है, उस पर्सपेक्टिव से जब हम किसी चीज को देखते हैं दैट दिस इज सेक्रेड फॉर अस, तो वहां पे हम गुरुद्वारा या फिर मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ये कम्युनिटी है, रंग कम्युनिटी, वो बेसिकली मानती है कि ऐसा करना जरूरी नहीं है। इसके चलते उनकी मूवमेंट, उनका जो धर्म को जो उनका पिलग्रिमेज करने का या फिर उनको जो धर्म को वर्शिप करने का जो तरीका है, देवी देवताओं को वर्शिप करने का या फिर आत्माओं को वर्शिप करने का तरीका है, वो चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद विक्टर टर्नर का कंसेप्ट इस पर्सपेक्टिव में जो है वो उन्होंने पिलग्रिमेज के अंदर जो है वो आइडिया दिया था। लेकिन आपके पास जो है वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है दैट यहाँ पे भी जब आप पिलग्रिमेज करते हैं तो वहाँ पे भी मार्केट कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, आपके पास और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो पर्सपेक्टिव है दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर कि किस तरीके से जो है वो लागू हो सकता है। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे पहुँचते हैं ऑन दी एम एन श्रीनिवास, एन के बोस।
इनका जो है वो हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल अब्जॉर्प्शन, बेसिकली अगर हम संस्कृताइजेशन के पर्सपेक्टिव को देखें या फिर एन के बोस के पर्सपेक्टिव, एन के बोस का थोड़ा सा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है तो उसको थोड़ा सा साइडलाइन करते हैं। जब हम एम एन श्रीनिवास के पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृताइजेशन होता है। संस्कृताइजेशन कैसे? लेट्स से अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो स्टेटस है वो ज्यादा ऊंचा है, तो श्रीनिवास कहते हैं कि जब आपके पास अगला कास्ट सेंसस होता है या फिर सेंसस कमिश्नर आपसे ये पूछने के लिए आता है कि तुम कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो जो कम्युनिटी आपसे स्टेटस में बड़ी है आप उसका जो है वो नाम लिखवाते हो, और उसको यकीनी बनवाने के लिए कि आप उस पर्टिकुलर वर्ण से बिलोंग करते हो, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप उस जैसा इमिटेट, आप उस जैसे रिचुअल्स को इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि इसी तरीके से ट्राइबल्स भी हैं। हालांकि यहां पे जो एम एन श्रीनिवास का जो पर्सपेक्टिव है वो फीका होता हुआ हमें दिखाई देता है यहां पे, क्योंकि ट्राइबल्स ने अल्टीमेटली जो ये पिलग्रिमेज का कंसेप्ट है, जो ये मंदिर वगैरह बनाने का कंसेप्ट है, उसको उन्होंने जो है वो रेजिस्ट किया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो ये पर्सपेक्टिव भी यहां पे नहीं लगता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है दैट इज द टिम गोल्ड्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो ये जो है वो आप यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।